हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं विनोद चांद फिजिक्स फॉर यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछले टॉपिक्स के अंदर ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। ऊष्मागतिकी के हमने शून्यांकी नियम व प्रथम नियम पढ़ा था और इसी से संबंधित उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है और नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। आज हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे और पहले तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी हम चर्चा करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम क्या होता है, इससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बता देता हूं आपको, हमने पिछले वीडियो के अंदर ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था? शून्यांकी। एक और हमने प्रथम नियम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? प्रथम नियम। शून्यांकी नियम में हमें भौतिक राशि क्या प्राप्त हुई? ताप। क्या प्राप्त हुई? ताप। हमें भौतिक राशि ताप प्राप्त हुई। और प्रथम नियम के अंदर हमें भौतिक राशि कार्य प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? कार्य। W के बारे में पता चलता है और यहां पे ताप के बारे में। और ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम बोलता है कि ताप को ऊर्जा के अंदर और ऊर्जा को ताप में बदला जा सकता है। इस नियम से हमें यह जानकारी मिलती है कि ताप को ऊर्जा में और ऊर्जा को ताप में बदला जा सकता है। और ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है? कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। ये दोनों नियम अलग अलग जानकारी देते हैं। ये ताप को ऊर्जा में बदलता है और यह कार्य को ऊर्जा में बदलता है। यानी इसमें कार्य व ऊर्जा के बीच में क्या है? संबंध। ये कार्य व ऊर्जा के बीच में संबंध के बारे में बताता है। ये ताप व ऊर्जा के बीच में संबंध के बारे में बताता है। लेकिन इन दोनों नियमों के बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या होता है? मान लो एक ठंडी वस्तु है, एक गर्म वस्तु है, एक गर्म वस्तु। हमने इन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया है। क्या लगा दिया? एक पाइप लगा दिया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें ये दोनों ही नियम ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि गर्म से ऊष्मा ठंडे की ओर जा रही है या ठंडे से ऊष्मा गर्म की ओर जा रही है। यानी ऊष्मा के प्रवाह की दर, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में ये दोनों ही नियम हमें कोई जानकारी नहीं देते हैं। ये दोनों ही नियम हमें कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ऊष्मा के प्रवाह की दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी। और हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की ये जानकारी हमें दो कथनों से प्राप्त होती है। किससे होती है? दो कथनों से प्राप्त होती है। अनेकों वैज्ञानिक इस धरती पे पैदा हुए हैं और अपना अपना इतिहास रचा है। उनमें एक ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित कथन केल्विन प्लैंक का है। किसका है? केल्विन प्लैंक। इस नियम की संतुष्टि करने के लिए, इस नियम की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए हम दो कथनों पर चर्चा करते हैं। एक तो केल्विन प्लैंक का कथन और दूसरा है क्लासियस का कथन। दूसरा क्लासियस का कथन। केल्विन प्लैंक बोलता है कि किसी भी इंजन की इस दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। जिसकी दक्षता कितनी हो? 100% हो। यानी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है। संभव नहीं है जिसकी दक्षता कितनी हो? जिसकी दक्षता 100% हो। 100% हो। यानी ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंजन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। कितनी हो? 100% हो। और दूसरी बात, इसी को हम नए शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि लिखने के लिए केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार, केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो किसी स्रोत से ऊष्मा, जो किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे बिना कार्यकारी पदार्थ में, बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित किए बगैर पूर्णतः कार्य में बदल दे। क्या कर दे? पूर्णतः कार्य में बदल दे। कार्य में बदल दे। केल्विन प्लैंक बोलता है कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। कितनी हो? 100% हो। या हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें या आसान शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि केल्विन प्लैंक के अनुसार, केल्विन प्लैंक के अनुसार ऐसा इंजन बनाना असंभव है, जिसकी असंभव है जो
किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित किए बगैर सीधा ही पूर्णतः कार्य में बदल दे। क्या कर दे? कार्य में बदल दे। और ये तो अपना पहला कथन। दूसरा कथन क्लासिस का कथन है। क्लासिस के अनुसार दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन बनाना असंभव है। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो किसी बाह्य स्रोत की सहायता के बिना, जो बाह्य स्रोत की सहायता के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर सकें। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर सकें। क्लासिस का कथन कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो किसी बाह्य स्रोत की सहायता से या बाह्य स्रोत की सहायता के बिना, यानी बाहर से सहायता किए बगैर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर सकें। ये दोनों ही, जैसे कि इनका कहना है कि ये दो बॉक्स हैं, इसके अंदर ठंडी वस्तु है, इसके अंदर गर्म वस्तु है। यूं मान लेते हैं ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है। चक्रीय प्रक्रम के अंदर हम जब यहां से बाह्य स्रोत लगा देते हैं तब तो ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन विदाउट बाह्य स्रोत की सहायता से हम ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसे ही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। इन दोनों कथनों से मिलाकर जो सार निकलता है, इसे ही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। एक एग्जाम में ऊष्मागतिकी के इन दोनों कथनों, द्वितीय नियम के दोनों कथनों, केल्विन प्लांक का कथन व क्लासिस का कथन की तुल्यता पूछी जाती है। इन दोनों में तुलना पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? इन दोनों में तुलना पूछ ली जाती है। तो हम इसे बिठा देते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का होता है। केल्विन प्लांक
ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित केल्विन प्लांक का कथन, केल्विन प्लांक और क्लासियस के कथनों की तुल्यता हम क्या पढ़ रहे हैं? केल्विन प्लांक का कथन व क्लासियस के कथन की तुल्यता, इन दोनों कथनों की तुल्यता। ये स्रोत, हमने एक स्रोत बना दिया है। ये क्या है? स्रोत। ये स्रोत है T1 केल्विन वस्तु का, और स्रोत से इंजन I1 Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। कितनी करता है? Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। स्रोत से I1 इंजन Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, और यहां पे ये T2 केल्विन का सिंक है, सिंक को Q2 ऊष्मा दे देता है। स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है I1 नाम का इंजन, और सिंक को Q2 ऊष्मा प्रदान कर देता है। तब किया गया कार्य क्या होगा? तब किया गया कार्य Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 होगा। क्या होगा? Q1 माइनस Q2। क्यों होगा? अवशोषित ऊष्मा माइनस ग्रहण की हुई ऊष्मा। अब हम, यह तो केल्विन प्लांक का नियम के अनुसार है, ये केल्विन प्लांक का पक्ष है। क्या ये केल्विन प्लांक का पक्ष? केल्विन प्लांक कहता है अगर हम किसी स्रोत से T1 केल्विन की वस्तु, अगर हम किसी स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करते हैं और सिंक को Q2 ऊष्मा प्रदान करते हैं, हम स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करते हैं, I1 इंजन के द्वारा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण की जाती है, Q2 ऊष्मा सिंक को दी जाती है, तो W बराबर में Q1 माइनस Q2 कार्य किया जाता है। कार्य इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ये तो है केल्विन प्लांक का कथन। प्लांक का कथन, और ये हम T1 केल्विन का स्रोत बना लेते हैं। ये T2 केल्विन का सिंक बना लिया है। ये इंजन दूसरा लेते हैं I2। कौन सा लेते हैं? I2 इंजन। और I2 इंजन में क्या होता है?
सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और बिना कार्य में खर्च किए सीधा का सीधा ये स्रोत को Q2 ऊष्मा दे देता है। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, यहाँ पे कार्य W बराबर में Q2 माइनस Q2 क्या होगा, 0। तो हम सीधा कह सकते हैं कि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। अब हम इन दोनों नियमों को, अब हम इन दोनों इंजन I1 और I2 इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, पट्टा चढ़ा देते हैं, यानी इनको युग्मित कर देते हैं। यहां पे बनाते हैं हम युग्मित इंजन। युग्मित इंजन इन दोनों को हमने क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया। संयुक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, ये I1 इंजन है, ये I2 इंजन है। ये T1 केल्विन का स्रोत, T2 केल्विन का सिंक है। I1 इंजन क्या कहता है, स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, सिंक को कितनी देता है, सिंक को Q2 ऊष्मा देने के बाद W बराबर Q1 माइनस Q2 कार्य करता है। यहाँ पे कार्य कितना होता है, यहाँ पे किया गया कार्य 0, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता। इन दोनों पे हम क्या करते हैं, पट्टा चढ़ा देते हैं। ये लो जी। दूसरा I2 इंजन क्या करता है, सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और स्रोत को Q2 की Q2 ऊष्मा दे देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो इसमें जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, सिंक, ये अपना सिंक है। सिंक से Q1 ऊष्मा, Q2 ऊष्मा तो इंजन द्वारा ग्रहण की जाती है और Q2 ऊष्मा पुनः ले ली जाती है, अर्थात यहां सिंक T2 केल्विन के T2 केल्विन सिंक के द्वारा कोई ऊष्मा नहीं तो दी जाती है और नहीं ली जाती है। स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और Q2 ऊष्मा दे देता है। तो यहाँ पे किया गया कार्य W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, कितना, Q1 माइनस Q2। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंजन बन गया, एक ऐसा युग्मित इंजन बन गया है जो स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर Q2 ऊष्मा प्रदान कर W कार्य करता है, सीधा W कार्य करता है। यह सिंक को कोई ऊर्जा नहीं देता है, यानी ये सिंक को कोई ऊष्मा नहीं तो सिंक से लेता है और नहीं सिंक को सिंक से ग्रहण करता है। तो अर्थात यह एक ऐसा इंजन है जो स्रोत से जितनी ऊष्मा लेता है उसका 100% कार्य में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, 100% कार्य में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसा इंजन इन दोनों कथनों की, कौन सा, क्लासियस व केल्विन प्लांक, दोनों कथनों का क्या होता है, यहाँ पे विरोध होता है। यानी एक कथन का हम विरोध करते हैं तो दूसरे कथन का विरोध स्वतः ही हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और एक बात बता देते हैं आपको, T1 ये स्रोत का ताप सिंक के ताप से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है।
एक बार दोस्तों पुनः समझा देता हूं। केल्विन प्लैंक का कथन कहता है किसी स्रोत से हम Q1 ऊष्मा लेकर सिंक को Q2 ऊष्मा ग्रहण Q2 ऊष्मा प्रदान करते हुए W कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्लासिस का कथन कहता है कि सिंक से जितनी ऊष्मा लेते हैं उतनी की उतनी स्रोत को प्रदान की जाती है। अर्थात यह एक ऐसा इंजन है जो सीधी की सीधी ऊष्मा सिंक से लेकर स्रोत को दे देता है बिना कार्य की। और इन दोनों इंजनों का युग्मित इंजन या ए टाइप का हम पता चढ़ा देते हैं, युग्मित इंजन बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है उतनी की उतनी सिंक को लौटा देता है, और स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है Q2 देता है। तो किया गया कार्य W बराबर में Q1 माइनस Q2, यानी स्रोत से जितनी ऊष्मा लेता है उतनी की उतनी बिना सिंक को प्रदान किए कार्य में परिवर्तित कर देता। ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है। अर्थात पहले कथन का विरोध करने पर दूसरे कथन का विरोध स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। एक मित्रों, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप पूछ लिया जाता है। इसका गणितीय रूप, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, तो हम इसका गणितीय रूप भी देखते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप। एंट्रोपी, इसको पढ़ने से पहले हम एंट्रोपी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हम अव्यवस्था को कहते हैं, अव्यवस्था के मापन को एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रोपी। जैसे कि ये कमरा है, ये अगर ये सजावट से परिपूर्ण है, सभी वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी हुई है, तो यहाँ पर एंट्रोपी का मान 0 होता है। कितना होता है? एंट्रोपी को S से दर्शाते हैं। यहाँ एंट्रोपी का मान कितना होता है? 0। और इसी कमरे के अंदर धूल व कण उड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर एंट्रोपी का मान कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ होगा, कुछ एंट्रोपी का मान आवश्यक होगा। तो एंट्रोपी किसे कहते हैं? अव्यवस्था के मापन को एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को हम S बराबर dq अपॉन dt के द्वारा, ds अपॉन dq अपॉन dt के द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ds अपॉन dq अपॉन dt के द्वारा दर्शाते हैं। और
इससे ही ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या गणितीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय रूप कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।